तो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि टीओपीए जो है वो यहां पर बेसिकली किस चीज से रिलेट रखता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट रखता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन, जो कोई जीता जागता पर्सन है, वो प्रेजेंट में अपनी प्रॉपर्टी को या फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है किसी और पर्सन के नाम में ट्रांसफर करना चाहता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो पर्सन ए जो यहां की ऑनर है, एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो यहां पर प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है या इंटरेस्ट है उसे अगर ट्रांसफर करना चाहता है इन द नेम ऑफ अनदर सेकंड लिविंग पर्सन, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा लिविंग पर्सन के नाम में ट्रांसफर करना चाहता है, दोज वुड बी टर्म टू बी एज द ट्रांसफर। वो किसके अंदर आएंगे, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आएंगे। एंड लिविंग पर्सन की जो डेफिनेशन है ना, इसमें जो इवन लीगल यानी कि आर्टिफिशियली आपने जिनों को, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लीगल पर्सन, वी कैन नॉट से लिविंग पर्सन, वी कैन से लीगल पर्सन, ओके। तो लिविंग पर्सन में कंपनी भी आती है एंड साथ ही साथ अगर कोई एसोसिएशन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है, बट इफ इट इज लीगल एसोसिएशन तो उसके केस में वो भी कवर्ड रहेगी, ओके। एंड हर एक पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड फर्दर वो एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, एंड फर्दर ही और शी इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एंड उसके केस में वो पर्सन जो है क्या कर पाएगा, वो पर्सन यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। इज इट क्लियर? तो दो चीजें हमने पढ़ी हैं। पहली चीज ये है कि यहां पर जो लीगल पर्सन है, लिविंग पर्सन है, वो यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और लिविंग पर्सन के नाम में या एक से ज्यादा लिविंग पर्सन के नाम में ट्रांसफर कर सकता है। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कि लिविंग पर्सन में कंपनी एंड एसोसिएशन जो है वो सभी शामिल होते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो नहीं है। एंड फर्दर हर एक पर्सन जो कि कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्टी को अपनी ट्रांसफर कर सकता है इफ ही और शी इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड आल्सो सेकंड वन दैट वाज रिलेटेड टू इफ एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर, ओके। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो सेल इज व्हाट, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। यानी कि अगर मैं पैसे के बदले में या किसी और चीज के बदले में, यानी कि मुझे अगर पैसा दिया जाता है या कोई और एसेट मेरे नाम में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बदले में मैं अपनी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देता हूं, देन इट विल कंक्लूड व्हाट, इट विल कंक्लूड द सेल। तो उसका मतलब क्या माना जाएगा, उसका मतलब माना जाएगा सेल माना जाएगा। एंड अगर किसी प्रॉपर्टी को, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है जिसकी वैल्यू जो है 100 रुपीज से ज्यादा है, whose consideration is exceeding ₹100, उसके केस में रजिस्ट्रेशन जो होगा वो यहां पर मैंडेटरी होगा, यानी कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही यहां पर सेल कंक्लूड हो पाएगी। इज दैट क्लियर? तो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, अगर उसके केस में जो कंसीडरेशन है, यानी कि जो कंसीडरेशन यानी कि जो पैसा इन्वॉल्व है, अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, ए ने अगर बी को 100 रुपीज से ज्यादा में प्रॉपर्टी बेची है, तो उसके केस में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही सेल कंक्लूड हो पाएगी। देन इट इज रिलेटेड टू डिलीवरी। अब यहां पर सेल तो कंक्लूड हो गई, यानी कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपने पोजेशन दिया, यानी कि आपने पोजेशन दिया है बायर को। सो डिलीवरी ऑफ tangible immovable property takes place when the seller places the buyer in possession of the property, यानी कि सेलर ने बायर को पोजेशन दे दिया प्रॉपर्टी का, तो उसके केस में हम क्या कहेंगे, उसके केस में हम ये कहेंगे कि यहां पर जो प्रॉपर्टी थी, जो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी हमने डिलीवरी करवा दी है। दीज डेफिनेशंस हैव बीन कवर्ड अंडर द टीओपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। Then it is a case related to the mortgage of immovable property. Now what is mortgage? जैसे कि पर्सन ए है, उसने यहां पर लोन लेना है, पर्सन ए ने लोन लेना बैंक से, एंड बैंक के पास वो लोन लेके जाता है एंड बैंक वो से कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा दो। तो मॉर्गेज बेसिकली एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। अब प्रॉपर्टी के ऊपर जो ओनरशिप है वो तो ए के पास ही रहेगी, प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो भी ए के पास रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसके नाम में, XYZ के नाम में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी द मॉर्गेज, ठीक है। तो दो पार्टीज रहती हैं, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाता है उस पार्टी को कहा जाता है मॉर्गेजर। क्या कहा जाता है उसे, दैट इज सेड टू बी मॉर्गेजर। एंड फर्दर जिस पार्टी के नाम में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज सेड टू बी मॉर्गेजी, दैट इज सेड टू बी मॉर्गेजी। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके बारे में मॉर्गेजर मॉर्गेजी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड फर्दर हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जिस डेप्ट को सिक्योर किया जाता है, दैट इज सेड टू बी मॉर्गेज्ड मनी, उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज्ड मनी कहते हैं, यानी कि जिस लोन को सिक्योर किया गया है, दैट इज सेड टू बी द मॉर्गेज्ड मनी।
इज दैट क्लियर? तो दो पार्टीज रहती हैं, एक रहता है मॉर्गेजर, दूसरी रहती है मॉर्गेजी, ठीक है। मॉर्गेजर वो पर्सन है जो यहां पर अपनी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफर कर रहा है इन द नेम ऑफ द बैंक, इन द नेम ऑफ द बैंक। तो वो पर्सन क्या होगा, यहां पर मॉर्गेजर होगा, एंड जिस पर्सन के नाम में किया गया है वो मॉर्गेजी होगा। अब क्वेश्चन ये जल्दी से आप आंसर करेंगे कि क्या ये जरूरी है कि पर्सन ए जो है वो ओनर हो, कि वो यहां पर बेनिफिशियल ओनर हो इस प्रॉपर्टी का? इज इट नेसेसरी? अगर पर्सन ने प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवाना है तो क्या ये जरूरी है कि इसकी अपनी ओनरशिप हो इसके ऊपर? यानी कि क्या लीज लैंड के ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता? तो यस और नो में जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कि क्या जो लीज लैंड है उसके ऊपर मॉर्गेज का जो चार्ज है वो हम क्रिएट करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। ओके तो ये मान लीजिए पहला केस हम ले रहे थे जहां पर ए के पास ओनरशिप है, लेकिन सेकंड केस हम ये ले रहे हैं कि जहां पर ए के पास क्या है, ए के पास सिर्फ और सिर्फ लीज लैंड है जो इसने लीज पर ले रखी है। तो उसके केस में क्या ये मॉर्टगेज करवा पाएगा उस प्रॉपर्टी को या नहीं करवा पाएगा? तो मोस्टली यहां पर सभी ने जो आंसर दिया है वो यस आंसर दिया है कि हां हम जो चार्ज है वो यहां पर क्रिएट करवा सकते हैं, मॉर्गेज का जो चार्ज है वो यहां पर क्रिएट करा सकते हैं ऑन द लीज्ड लैंड टू, विच इज राइट आंसर, विच इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है कि अगर देखिए जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, जैसे मान लीजिए पर्सन सी ने पर्सन ए को प्रॉपर्टी लीज पर दी एंड फर्दर जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था उसमें प्रॉपरली लिखा गया था, उसमें प्रॉपरली लिखा गया था कि ये लीज लैंड के ऊपर जो पर्सन ए है वो लीज लैंड के ऊपर मॉर्गेज का चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। तो उसके केस में जो बैंक है वो यहां पर आगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट कर सकता है एंड ए को उसके बेस में लेंडिंग कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो मॉर्गेज का चार्ज जो है वो लीज लैंड के केस में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट द लीज मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो ये है कि जो लीज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंड फर्दर एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा किनके बीच में, बैंक के बीच में, ए के बीच में एंड सी के बीच में। यानी कि ये पर्सन क्या हुआ, ये पर्सन की पोजीशन क्या हुई, लेसर की हुई, जिस पर्सन को लीज पर दिया गया वो लेसी हुआ एंड फर्दर द बैंक यानी कि जो यहां पर क्रेडिटर होने वाला है, इन तीनों के बीच में यहां पर एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा जिसके बेस पर यहां पर जो लेंडिंग है वो यहां पर ए को की जा सकती है बाय क्रिएटिंग अ मॉर्गेज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी लीज्ड बाय पर्सन सी टू पर्सन ए। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को समझिएगा कि लीज लैंड के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जो लीज का अग्रीमेंट है जो वो उसके ऊपर यहां पर प्रॉपर क्लोज मेंशन्ड हो कि हां इसके ऊपर मॉर्गेज जो है की जा सकती है। ओके एंड फर्दर जब मॉर्गेज करवाते हैं तो जिस डॉक्यूमेंट के तहत मॉर्गेज होती है डेट इज सेड टू बी व्हाट, डेट इज सेड टू बी मॉर्गेज डीड। जैसे कि अगर पार्टनर्स बनते हैं तो जो डॉक्यूमेंट रहता है डेट इज सेड टू बी पार्टनरशिप डीड। अगर ट्रस्ट बनता है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट है डेट इज सेड टू बी ट्रस्ट डीड। इसी तरह से जब मॉर्गेज होती है जो डॉक्यूमेंट रहता है डेट इज सेड टू बी व्हाट, डेट इज सेड टू बी मॉर्गेज डीड। अब मॉर्गेजर जो है वही चीज आ गई जो मैंने आपको अभी बोली, मॉर्गेजर जो है डेट कैन बी एन एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो एब्सोल्यूट ऑनर हो सकता है यानी कि ऑनरशिप भी उसके पास है, पोजेशन भी उसके पास है, या तो उसे ऑनरशिप जो मिली है उसने परचेज की है। ऑनरशिप का मतलब क्या है, या तो मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी या मुझे अपने लीगल हेयर से या फिर मुझे अपने एंसेस्टर्स से मिली है प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिटेंस के वे से मिली है, या फिर हो सकता है किसने मुझे गिफ्ट की हो। अगर तीनों केसेस में से किसी भी तरह से देन इन दैट केस आई विल बी द एब्सोल्यूट ओनर, मैं एब्सोल्यूट ओनर रहूंगा। ओके या फिर हो सकता है कि एक या उससे ज्यादा को ओनर्स हो, ये भी हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज्यादा पर्संस के नाम में है, ठीक है, एक से ज्यादा पर्संस के नाम में प्रॉपर्टी है, ये भी चीज हो सकती है। या फिर हो सकता है वो करता है, करता यानी कि जो एल्डेस्ट पर्सन है फैमिली में, मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि HUF है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें जो एल्डेस्ट मेंबर है दैट वुड बी द कर्ता। अब कर्ता के पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, जो भी एस्टेट है फैमिली का, उसको मैनेज कर रहा है एंड फर्दर वो यहां पर एक डेब्ट का चार्ज भी क्रिएट करा सकता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये अथॉरिटी यहां पर कर्ता की पावर्स में रहती है एंड फर्दर गार्डियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। लेकिन अगर माइनर की प्रॉपर्टी है ना तो उसके केस में अगर गार्डियन ने माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाना है तो वहां पर उसे कोर्ट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। अ प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत
गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो गार्डियन है पहले उसे यहां पर कोर्ट से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तो यहां पर माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं है कि चार्ज क्रिएट कर लेंगे आप। इज इट क्लियर? एंड फर्दर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, या फिर उसके केस में जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी और पर्सन के पास है तो वो भी यहां पर उसके ऊपर मॉर्गेज चार्ज जो है वो क्रिएट करवा सकता है। ओके